हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभी में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड की आठवीं कक्षा का राजनीतिक विज्ञान का सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर यानी भारतीय संविधान को देखा था। भारतीय संविधान से संबंधित जो प्रश्न था उसमें हम लोग नहीं देखे थे, तो उसी का ये सेकेंड पार्ट है, यानी सेकेंड लेक्चर है हमारा ये, और उसी का ये सेकेंड पार्ट है। तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको देखेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, अभ्यास प्रश्न देखने के बाद जितने भी प्रश्न बच जाएंगे, मतलब जितने भी प्रश्न है उससे संबंधित, उस चैप्टर से संबंधित यानी भारतीय संविधान चैप्टर से संबंधित उस सभी प्रश्न को देखेंगे जो हमसे कहीं ना कहीं किसी किसी ना किसी पेज में पूछा गया है। ठीक ना, जो भी पेज में पूछा गया प्रश्न जो होगा, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें फर्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है। इसका आंसर जानते हैं हम लोग। एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान देश के लोगों के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करता है। लोगों के बुनियादी मूल्यों व अधिकारों की रक्षा संविधान द्वारा ही संभव है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है हमारा, समझते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न के जवाब हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए, तो इस प्रश्न का जवाब यह है कि भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार के बर्बर क्रूर शासन से त्रस्त थे। लोगों को न आर्थिक आजादी थी, न सामाजिक और न ही राजनीतिक आजादी हासिल थी। ठीक ना, न आर्थिक थी और न ही सामाजिक और न ही राजनीतिक मतलब आजादी हासिल थी। अभिव्यक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं थी। ठीक ना, दमनपूर्व दमनपूर्ण शासन से त्रस्त भारत के लोगों को लगने लगा कि जब तक अपना संविधान देश में लागू नहीं होगा तब तक लोगों के बेहतर शासन प्राप्त मतलब लोगों को बेहतर शासन प्राप्त नहीं होगा। अतः स्वतंत्र आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग रखी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब अंग्रेज लोग हमें देश पर शासन कर रहे थे तो क्या था, एकदम दमनपूर्ण शासन था उनका। किसी भी प्रकार का किसी भी किसान को या किसी भी व्यक्ति को आजादी नहीं था। ठीक ना, एकदम पूरा दबावपूर्ण जो था, दमनपूर्ण करने का मतलब दबावपूर्ण शासन करते थे वो लोग। ठीक ना, और नहीं चाहते थे कि हम लोग आगे बढ़े और एकदम पूरा अपना हक जमाए रहते हुए थे। ठीक ना, तब उसके बाद क्या हुआ, भारत के लोगों को लगा, यानी हम लोगों के हमारे पूर्वजों लोग को लगा कि अब ऐसे नहीं होगा, तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या किया कि भारत के लोगों ने अपना मतलब संविधान बनाने की मांग रख दी। जब स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ गया था पूरा भारत में यानी, ठीक है, तब क्या किया लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग रख दी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी अगला प्रश्न उसको देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसको समझिए जरा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के संविधान में दिए गए मूल्य में आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों। ठीक है, तो इसको समझिए। तो भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में मुझे बुनियादी मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं। इन मूल्यों में प्रमुख है लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं इन्हें संविधान की उद्देशिका में लिखा गया। ठीक है, इसका आंसर आप अन्य भी लिख सकते हैं। यदि आपको जो है बुनियादी मूल्य नहीं होगा पसंद होगा तो कहीं दूसरा मूल्य जो पसंद होगा वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि संविधान में दिए गए समता और सामाजिक न्याय को लगातार लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उन्हें निम्न तालिका में भरिए। ठीक है, तो ये हमारा 4 नंबर प्रश्न है। अब चलिए इसको हम लोग निम्न तालिका में भरते थे। इस एगो में भरना है समता का मूल्य, एगो में भरना है सामाजिक न्याय। ठीक है, तो चलिए समता का मूल्य पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे सामाजिक न्याय। ठीक है, तो समता का मूल्य में देखिए, अनुसूचित जाति और जनजातियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना, वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, निम्न वर्गों व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा। ठीक है, तो ये हमारा समता का मूल्य है। अब देखिए हम लोग सामाजिक न्याय में देखेंगे। सामाजिक न्याय में क्या है, अनुसूचित जातियों जनजातियों के छात्र छात्राओं के हेतु आवास की व्यवस्था। ठीक ना, मुफ्त पुस्तकें देना छात्राओं को, यानी मुफ्त में छात्राओं को पुस्तकें देना और साइकिल आदि देना। ठीक है, और आगे देखिए ये हम देख रहे हैं सामाजिक न्याय में। ठीक है, अब देखेंगे क्या चीज है कि खास जरूरत वाले लोगों को विशेष सुविधा देना, जैसे रैंप बनाना, पहियों वाली कुर्सियों का प्रबंध इत्यादि करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे। अब हमारा जो प्रश्न कहा है गद्यांश से रिलेटेड जो है हमारा प्रश्न है। ठीक है,
गधान से रिलेटेड हमारा प्रश्न है, गधान से संबंधित जो प्रश्न है उसको देखिए क्या कह रहा है गधान से रिलेटेड प्रश्न को, चलिए समझते हैं। ये जो है हमारा प्रश्न गधांश को पढ़ के कुछ प्रश्न मतलब ये गधांश को पढ़ना है, ठीक ना, और इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न है उसको हमको बनाना है। चलिए पहले हम लोग गधांश पढ़ लेते हैं, तब प्रश्न जो होगा बनाएंगे। संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में 8:30 बजे शुरू हुई। माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा की अध्यक्षता की। इस सभा में माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने विचार प्रस्तुत किए। समिति में 2 विचारधाराएं थी। बड़ी तादाद में विख्यात वकील थे जो बहुत बारीकी से हर वाक्य, हर शब्द, यहाँ तक कि विराम और अल्प विराम की जांच कर रहे थे। ये दोनों विचारधाराएं 2 अलग अलग दृष्टिकोणों से मामले को देखती थी। एक विचारधारा यह मानती थी कि अधिकारों के इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हो अधिक शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सके। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अधिकार प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधारा का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके। दोनों विचारधाराओं में काफी बहस हुई और अंत में एक बीच का रास्ता निकल गया जिसे एक अच्छा मध्य मार्ग माना गया। दोनों विचारधाराओं के लोगों ने सिर्फ एक देश के मूल अधिकारों का अध्ययन नहीं किया बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के मूल अधिकारों का अध्ययन किया। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहां तक संभव हो उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए जिन्हें उचित माना जा सके। इन बातों पर इस सदन में मतभेद हो सकता है। सदन को हर धारा पर आलोचनात्मक तरीके से विचार करने, विकल्प सुझाने, संशोधन के सुझाव देने और निरस्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ लिए। ये हमारा था क्या चीज, गधांश था। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, संविधान सभा के मूल अधिकारों की समिति में कौन कौन से विचार प्रमुख रूप से उभर रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न का आंसर ये है, इसको समझिए। संविधान सभा की मूल अधिकारों की समिति में 2 विचारधारा प्रमुख रूप से उभर रही थी। एक विचारधारा यह मानती थी कि अधिकारों के इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हो अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किया जा सके। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी भी कठिनाई से सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधारा का मूल क्या था उसको समझते हैं। ठीक है, दूसरी विचारधारा का मूल था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके। ठीक है, अब हमारा सेकंड प्रश्न कहता है, उसको समझिए। आप इनमें से किस विचार के साथ सहमत है और क्यों। ठीक है, तो मैं प्रथम विचार से सहमत हूं क्योंकि यह विचारधारा लोगों को अधिक से अधिक अधिकार देने का पक्षधर है जिन्हें अदालत की सुरक्षा भी सीधे प्राप्त होगी। आई होप कि आप भी पहले ही जो मतलब बोला है ना। देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे हैं 2 नंबर, उसका आप अपना से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि बोला है आपको इस दोनों विचारधारा में से कौन विचारधारा आपको पसंद है और मतलब अपना सुझाव देने के लिए बोला था। ठीक ना, चलिए तो मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट नंबर ही वाला मतलब अच्छा था। सेकंड आपका कोई हो सकता है, आपका सेकंड होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर उसका दे दीजिएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर था। ठीक है, समझ लीजिए उसको। और संविधान सभा में सदस्य किस तरह किसी निर्णय पर पहुंचते थे, गधांश के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। अब पूछ रहा है संविधान सभा में जो सदस्य थे किन निर्णयों पर पहुंचते थे, किस तरह पहुंचते थे। इस गधांश पढ़ने के बाद इसका आंसर देने के लिए बोला। चलिए हम लोग आंसर इसका देते हैं। संविधान सभा के सदस्य काफी बहस कर अंत में किसी मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालते थे जिससे एक अच्छा मध्य मार्ग माना जा सकता था। ठीक है, मतलब बहस कर लेते थे, उसके बाद बहस करने के बाद बीच का जो मध्य मार्ग निकलता था उसे एकदम अच्छा मार्ग समझा जा सकता था। ठीक है, चलिए तो आज ये जो हमारा प्रश्न था, आज का अभ्यास प्रश्न हमारा समाप्त हो चुका है। तो अब जो हमारे चैप्टर में किसी पेज में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उठा था और पूछ रहा था हमसे, उसका जवाब हमने नहीं दिया है, तो उसका जवाब हम देंगे और उस महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न को अभी हम लोग
देखेंगे और इसका जवाब हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या है। तो प्रश्न हमारा है संविधान किसे कहते हैं, बुनियादी नियम क्या है, किसी भी स्वास्थ्य, चलिए यही दोनों का देखेंगे। ठीक है, संविधान किसे कहते हैं, बुनियादी नियम क्या है, क्योंकि ये सब तो आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए संविधान किसे कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। किसी देश को चलाने के लिए जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों की जरूरत होती है उसे ही हम संविधान कहते हैं। समझिए, मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए जो जिस भी मूलभूत नियम का जो जरूरत होता है, ठीक है, एवं कानून का जो जरूरत होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह से। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी नियम क्या है, बुनियादी नियम। ठीक है, बुनियादी नियम क्या होते हैं इसको जानेंगे हम लोग। तो शिक्षा का अधिकार, नागरिकों के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार व कर्तव्य से जुड़े नियम को बुनियादी नियम कहते हैं। मतलब क्या, शिक्षा का अधिकार, नागरिक के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार व कर्तव्य से जुड़े जितने भी नियम होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, बुनियादी नियम कहेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है हमसे, क्या आपको पता लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया है, कैसे? यदि आपको पता है तो बताइए। तो समझिए इसको, जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, जलियांवाला कोई बाग था, ठीक ना, मतलब एक बाग है, वहां पे सभा हो रही थी, लोग अपने विचार शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे थे। जनता को सरकार के खिलाफ अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, पर अंग्रेज सरकार ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर उनकी नृशंस हत्या कर दी। ठीक है, निहत्थे पर क्या थे, जो ब्रिटिश सरकार थे यानी अंग्रेज सरकार, निहत्थे पे जलियांवाला बाग में क्या कर दिए, उस सभी पे गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी, मतलब वहां के जितने भी जनता थे सभी को मार डाला। ठीक है, हत्या करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने हम भारतीयों के अधिकारों का हनन किया, हत्या के तो हनन किया, चलिए, और भी कई प्रकार से करते रहे, हनन किया हमारे अधिकार को और कई प्रकार से हनन करते रहा। ठीक ना, अपने स्वार्थ के लिए, मतलब जो ब्रिटिश सरकार था यानी अंग्रेज सरकार था, अपने स्वार्थ के लिए भारतीय किसान से जबरदस्ती नील की खेती कराते रहे, जो भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक था और अंग्रेज सरकार के लिए फायदेमंद था। दरअसल अंग्रेज सरकार अपने फायदे के लिए हम भारतीयों के अधिकारों का लगातार हनन करते रहते थे। ठीक है, वह जो था अंग्रेज सरकार था यानी ब्रिटिश सरकार अपने फायदे के लिए हम सभी का अधिकारों का वह हनन करते रहा। ठीक है, हमेशा करता था और करते रहता था। चलिए अब आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे, किस चीज की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था, तब समझेंगे इसका आंसर। बिहार के पश्चिम चंपारण में अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था। ठीक है, नील की खेती के लिए जो है ब्रिटिश सरकार था, बिहार के पश्चिम चंपारण में अंग्रेजों द्वारा मतलब बिहार के पश्चिम चंपारण में, मतलब यानी बिहार में एक जिला है पश्चिम चंपारण, वहां के लोगों को नील की खेती के लिए वह मजबूर किया करता था क्योंकि उसको ज्यादा फायदा होता था इसमें। ठीक है, अब हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे, समझेंगे। अब हम लोग जो प्रश्न देखेंगे उसको ध्यान से देखिए। भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे स्पष्ट मांग कब पेश की, समझिए इसका जवाब। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रख दी थी। ठीक ना, भारत के संविधान को बनाने के लिए जो है कांग्रेस ने सबसे स्पष्ट मांग कब पेश की, आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप उसका जवाब दे दिए 1920 में। ठीक है, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान बनाने का, मतलब खुद अपना संविधान खुद बनाने का स्पष्ट मांग रख दिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न इसको समझिए क्या है, अंग्रेज सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी। ठीक है, चलिए इसका आंसर जानते हैं। भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को मानने पर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता, क्योंकि विदेशी लोगों द्वारा अपने देश पर शासन कोई देशवासी स्वीकार नहीं करता, इसलिए अंग्रेज सरकार ने यह मांग ठुकरा दी थी। ठीक है, समझ गए, क्योंकि कोई देश भी नहीं चाहेगा कि हम पे कोई अगला आके हम पे राज करे और मतलब हमारा ही चलने नहीं दे, इसलिए वह सोच के ब्रिटिश सरकार क्या था कि हम लोग का जो है
संविधान बनाने वाला जो बात था उन्होंने मतलब उसने ठुकरा दिया था। ठीक है, चलिए एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन नंबर क्वेश्चन नंबर है, इसको नहीं आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारे पेज में से कहीं कहीं से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया था, ठीक ना, वो हम क्वेश्चन लिख लिए हैं और आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगामी एग्जाम जितने भी एग्जाम होते हैं इस समय ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में क्या क्या मांग रखी थी। चलिए, तब भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में इन मांगों को रखा था। कौन मांगों को रखा था? तो चलिए इधर देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय एवं उत्तरदायी सरकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों को रक्षा। मतलब वो चाहते थे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो, यानी सभी को मत देने का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार हो। ठीक है, और संसदीय एवं उत्तरदायी, जो सरकार हमारा हो उत्तरदायी सरकार की, और लोकतांत्रिक सरकार हो। ठीक है, कि लोगों का जो लोग क्वेश्चन करे उसका जवाब दे सरकार। ठीक है, और अल्पसंख्यकों के रक्षा हो, मतलब जिनका संख्या कम हो उसका रक्षा हो। ठीक है, चलिए अब हमसे नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है उसको देखेंगे। ठीक है, किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है? चलिए इसका आंसर जानिए। किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर बुनियादी मूल्यों को शामिल किया जाता है। चलिए इसका आंसर आप जान गए, मतलब किसी भी देश में जो है संविधान में कोई पूछेगा आमतौर पर किस बुनियादी को शामिल किया जाता है, तो आप जवाब दीजिएगा बुनियादी मूल्यों को। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य कौन कौन से है, इसका जवाब देखिए। भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, तो भारत के जो है मूल्य, ये जो है हमारे देश का यानी भारत देश का जो है बुनियादी मूल्य कौन कौन हो गया? तो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं धर्मनिरपेक्षता। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़े और बताए कि संविधान में कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है। चलिए इसको समझिए। हमारे संविधान में नागरिकों को, पहले तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, जो हमारा संविधान उद्देशिका है उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसका एक बार फिर आपको हम दिखा देता हूँ। चलिए ये हमारा संविधान उद्देशिका है, इसको पढ़ के इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, क्या बोला है? संविधान की उद्देशिका को ध्यान से पढ़े और बताए कि संविधान में कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है। चलिए, हमारे संविधान में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने का प्रमुख उल्लेख किया गया है। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे। अब हमारा प्रश्न देखिए क्या बोला है कि नीचे दिए गए घटनाओं को ध्यान से पढ़े, शिक्षिका की मदद से यह पता लगाए कि इन घटनाओं के शिकार लोगों की भारतीय संविधान कैसे मदद करता है। घटनाएं क्या है? दहेज के लिए विवाहित को जला देना, जब कोई किसी व्यक्ति को दहेज के लिए यदि जला देता है कोई, तो उसके लिए हमारा संविधान क्या हेल्प करेगा, इसको देखना है। 10 वर्ष के बच्चों का चाय दुकान पर काम करवाना, ये सब हमको घटनाएं है, इस घटना को देखते हैं, इसका जवाब उसी में देते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रथम जो है घटना है दहेज के लिए विवाहित को जला देना। जब ऐसा कोई घटना करता है तो इसमें संविधान जो है क्या हेल्प करता है हमको, चलिए समझते हैं इसको। दहेज हत्या करने व दहेज के लिए बहू पर अत्याचार करने वाले लड़के वाले के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान है। ठीक है, जिसमें कठोर कारावास एवं जुर्माना शामिल है। ओके, समझ गए? यदि कोई ऐसा करता है तो उसमें क्या है, सख्त से सख्त उसको सजा होगा और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे का हम लोग घटना समझते हैं। घटना क्या है आगे 2 नंबर में? 10 वर्ष के बच्चों को चाय की दुकान में काम कराना। यदि कोई ऐसा घटना करता है तो देखिए अब क्या होता है। चाय दुकान मालिक को इसके एवज में जुर्माना भरना पड़ सकता है, साथ ही कुछ समय का कारावास यानी जेल भी हो सकता है। ठीक है, देखिए यदि कोई दुकान पे मतलब पढ़ने वाले उम्र का बच्चा को यदि कोई काम कराता है तो उस एवज में क्या होता है, उस दुकान के मालिक को जुर्माना सहित कारावास भी हो सकता है। ठीक है, इसमें संविधान का जो है उल्लेख किया गया है, संविधान का बात। अब हम लोग घटना नंबर 3 देखेंगे। घटना नंबर 3 क्या है इसको समझिए कि बिना कोई कारण बताए 24 घंटे से अधिक किसी नागरिक को पुलिस चौकी में बंद रखना।
देखिए पुलिस यदि आपको बगैर कारण बताए हुए यदि 24 घंटा तक आपको रखता है, ठीक ना, बंद, तो आप मतलब इसमें उस पुलिस के मतलब उस कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकता है, इसे समझिए। ऐसे पुलिस कर्मचारी के खिलाफ भारतीय संविधान में कड़ी सजा का प्रावधान है, मतलब उसको कड़ा से कड़ा सजा उसको मिल सकता है यदि बगैर कारण बताए आपको जेल में बंद कर दे तो, ठीक है, या 24 घंटा से अधिक आपको रखे तो। अब हमसे नेक्स्ट सवाल, यानी 4 नंबर घटना हमारे सामने ऐसा घटे तो क्या होता है, समझिए। सरकार द्वारा किसानों की जमीन को बिना उचित मुआवजा दिए जब्त कर लेना, मतलब सरकार किसानों को बिना उचित मुआवजा देता है और उसको जब्त कर लेता है तो क्या होगा, समझिए। ऐसी दशा में पीड़ित को अदालत में जाकर सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ने का अधिकार भारतीय संविधान हर नागरिक को देता है, ठीक है। और उचित मामला होने पर अदालत सरकार को जुर्माना भरने व जब्त जमीन को किसानों को वापस करने का आदेश देती है, ठीक है। मतलब क्या कि सरकार यदि किसी किसान का जमीन जब्त कर लेता है बगैर उचित मुआवजा दिए हुए, तो वह व्यक्ति आप डायरेक्ट क्या मतलब अदालत में जा सकता है और अदालत में जाके वह कानूनी जो है लड़ाई लड़ेगा, ठीक ना। उस स्थिति में क्या करेगा, उस स्थिति में अदालत क्या करेगा, यदि उचित कोई होगा, ये उचित लगेगा, यह मतलब जो उचित जो घटना होगा उचित होगा, ठीक ना, तो अदालत सरकार को क्या करेगा, जुर्माना भी भरने को बोल देगा और जो जमीन जो जब्त करता है वह किसान को वापस करने के लिए भी बोलेगा, ठीक है, यानी आदेश जारी करेगा, ठीक है, समझ गए। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज का लेक्चर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। यदि पसंद आया होगा लेक्चर तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज का हमारा लेक्चर समाप्त हुआ, ठीक है। यदि आप हमारा और सब्जेक्ट का लेक्चर नहीं देखे तो वीडियो को, तो चलिए आज का लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। यदि आप हमारे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं सभी विषयों का, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा, ठीक है। सभी चीज अच्छा से समझाया हूँ, समझ में यदि नहीं आता है या किसी प्रकार का डाउट है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आई होप कि पसंद आपको आता होगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए आपको कैसा लगता है, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।